जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। लोगों की राय पूरी तरह से बटी हुई है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि आने वाले समय ये 100 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय जीटीएल फिर से 50 पैसे से भी नीचे चला जाएगा। तो आखिर क्या इसकी संभावना बन रही है? क्या ये वाकई में 100 जा सकता है या नीचे आने वाला है? तो यहाँ पे पूरी तरह से हम समझेंगे जीटीएल को और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। वैसे बाजार की संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुकी है। हमने कल बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी। हमारा बीएसई सेंसेक्स 59,537 पर आ चुका है, जहाँ पे हमने 1,564 ज़बरदस्त पॉइंट की तेज़ी देखी, यानी 2.70% अप था हमारा बाजार। और ये तेज़ी तब बनी जब इंटरनेशनल मार्केट में दबाव था, उसके बावजूद भी शुरुआत पॉजिटिव हुई और ज़बरदस्त क्लोजिंग भी हुई, यानी एक तरफा बाजार दौड़ा। तो क्या ऐसे में ग्लोबल बाजार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? हो सकता है कि हमारा बाजार उससे उलट रिएक्ट कर रहा है। इसके पीछे वजह भी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है काफ़ी बार, दूसरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एफआई का रुझान ज़बरदस्त तरीके से इंडिया की तरफ पॉजिटिव हो चुका है और जिस तरह से यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, अब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहते हैं। इस समय फेयर वैल्यू पे दिख रहा है सबको बाजार। तो एशिया के जो 9 बाजार में उनका इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 76% का अकेला इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के बाजार में, यानी पहली पसंद बन चुका है एफआई की। और ऐसे में स्टॉक तो दौड़े गई और हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। कल उनकी बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। इस तेजी की वजह बनी है एफआई की तरफ से करीब 4,000 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी और पिछले कई समय के बाद जबरदस्त खरीदारी की है। तो आने वाले समय तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सके। इसके बीच में कल जो क्लोजिंग रही है इंटरनेशनल मार्केट की, वो सारी निगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन फिलहाल 31,790 के स्तर पर 0.96% की गिरावट देखने को मिली। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,986 के स्तर पर 1.10% डाउन था। नेस्डेक की बात करें तो 11,883 के स्तर पर करीब 1.12% की गिरावट थी और रसेल 2000 इंडेक्स में 1,855 के स्तर पर 1.45% की गिरावट थी। तो लगभग सब में 1% से लेकर 1.5% की गिरावट थी और इसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है बाजार पे भी हमारे। अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 1.35 पर क्लोजिंग थी, जहां पे हमने देखा कि लगभग अपर सर्किट लगा, स्टॉक 1.35 पर आ चुका है और ये आप देख सकते हो कि काफ़ी समय से एक ही दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी अपडाउन आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 29 मार्च को ये 1.40 के आसपास था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, उस समय 1.75 चला गया था 8 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर से ऊपर गया ही नहीं। आप देख सकते हैं 26 मई को फिर से ये 1.15 पर आ गया था, काफ़ी नीचे आया और लोगों को डर भी लगने लगा था कि कहीं 1 से नीचे न चला है, लेकिन वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया और फिर वापस 1.5 के आसपास चला गया था 6 जून को। फिर स्टॉक नीचे गिरा और आप देख सकते हो कि 1.10 पे आया वापस 29 जून को और उसके बाद में अगर आप देखें तो 19 जुलाई को फिर से ये 1.45 तक चला गया और उसके बाद में फिर से ये 29 जुलाई को 1.30 पे आया। तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक की फिलहाल एक रेंज बन चुकी है। ये फिलहाल 1.5 के ऊपर जा नहीं रहा है और 1 रुपये से नीचे नहीं जा रहा है। इसकी जो सही रेंज देखें तो 1.30 से लेकर 1.45 के आसपास ही है और इसी में ये ट्रेड कर रहा है और इसमें पूरा का पूरा एक ऑपरेटर का ट्रैप चल रहा है। ऑपरेटर इसमें कमा रहे दबा के, क्योंकि छोटे से शेयर में 15 पैसे की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाखों रुपए कमा लेते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पे अप डाउन दिखाई देगा। वैसे यहाँ पे कोई इतनी बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, यानी 3.3% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर की है, उसमें से भी 100% शेयर तो उन्होंने गिरवी रखे हुए। तो प्रमोटर तो बिल्कुल यहाँ से गायब ही है एक तरह से देखें तो। ऊपर से अगर हम FII की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी कम हो गई है। जहाँ पे पहले हमने देखी थी कि Q4 में इनकी 1.38% की अच्छी खासी होल्डिंग थी, अब वो मात्र 0.12% रह गई है। तो यहाँ पे FI भी निकल चुके हैं एक तरह से देखें तो। FI की जो संख्या उसमें भी कमी आई, यानी 31 थे वो 28 हो चुके हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड देखें तो यहाँ पे नहीं के बराबर है, कोई उनकी होल्डिंग फिलहाल है नहीं, 0% है और उनकी संख्या फिलहाल 2 है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की, तो उनकी 51.32% की होल्डिंग थी, वो भी घट के 46.46 पर आ गई। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस निकल रहे हैं, FI निकल रहे हैं, तो ऐसे में डर तो पैदा होता है। फिर भी यहाँ पे बड़ी होल्डिंग किसकी है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ी होल्डिंग दिखाई दे रही है वो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। ये अब देखो उसमें कौन है, तो यूनियन बैंक है जिसने 12.25% की बड़ी होल्डिंग ली हुई है। फिर उसके बाद देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिनकी 7.46% की होल्डिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा की 5.77% की होल्डिंग है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की होल्डिंग 5.31% की है। ICICI बैंक लिमिटेड ने 4.18% की होल्डिंग ली हुई है। कैनरा बैंक ने 4.11% की होल्डिंग ली है। IFCI लिमिटेड ने 2.89% की होल्डिंग ली है। ये टोटल जो होल्डिंग है लगभग 42.96% की होल्डिंग है। लगभग आप देख सकते हो कि आधी होल्डिंग
ये पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी बैंकों के पास है, और ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने कर्ज दे के रखा है, तो कर्ज के बदले में उन्होंने शेयर लिया, इक्विटी ली हुई है। तो ये आप ध्यान रखें, इन्होंने कोई अपने मन से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि अपने जो रकम दी है उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक तरह से इक्विटी लेकर रखी हुई है। ये आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे LIC का भी निवेश है, 3.38% की उन्होंने होल्डिंग लेकर रखी हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप समझ सकते हो कि रिस्की स्टॉक बहुत है। अगर इसमें आप दाव लगाना चाहते हो तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इन्वेस्टमेंट करें, इतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो, क्योंकि वाकई में कंपनी बहुत ज़्यादा वीक चल रही है इस समय। एक समय देख सकते थे कंपनी बहुत मजबूत थी, अच्छा खासा काम भी करी थी, लेकिन इस समय कंपनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन 5G के दम पे यहाँ पे कुछ चमत्कार की संभावना तो हम कर ही सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 5G के लिए सरकार कमर कस चुकी है। आने वाले महीने में, अगले 1 महीने में ही 5G की शुरुआत हो सकती है, और 5G की वजह से इनके रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, क्योंकि इनके पास 28,000 टावर का एक बड़ा नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर। आप समझ सकते हो कि आने वाले समय 5G का फ़ायदा इसको मिल सकता है। साथ में BSNL अपने टावर बेचने जा रही है, तो ऐसे में BSNL अपनी सर्विस के लिए जा सकती है आपको GTL के पास, और उनके जो 4G की भी सर्विस शुरू होने वाली है, तो ऐसे में GTL को वहाँ से भी रेवेन्यू मिल सकता है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है, सरकार PLI स्कीम का बेनिफिट देने जा रही है टेलीकॉम सेक्टर को। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में अलग अलग जो छोटी कंपनियां, चाहे MSME जो SME जो, उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, यानी सब कंपनियां यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 22 कंपनियों ने एप्लीकेशन दी है, MSMEs ने, तो हो सकता है कि इस फ़ायदा इसका GTL को भी मिल जाए, क्योंकि ये भी टेलीकॉम संबंधित कंपनी है। तो अगर सरकार की तरफ से इनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है तो इसका नसीब बदल सकता है, और एक तरह से बड़ा रॉकेट बन सकता है, तेज़ी बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो ये तो पॉजिटिव संभावना है कि आगे जाके क्या होता है। अगर सरकार की तरफ से इनको राहत मिलेगी तो डेफिनेटली कंपनी कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। वैसे भी सरकार इस समय किसी भी टेलीकॉम संबंधित सेक्टर की कंपनी को डूबने देना नहीं चाहती, तो ऐसे में फिलहाल डूबने की संभावना तो कम है। तो निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम करें, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब लोग निकल रहे हैं, चाहे वो FI हो, DI हो, और पहले से प्रमोटर तो पूरी तरह से गायब है। तो ये रिस्क के साथ ही इन्वेस्टमेंट करने जैसा स्टॉक है, बड़ा दाव इसमें बिल्कुल न लगाए। अगर हम कंपनी की 10 साल की सेहत को देखें तो इसके सेल के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 10 साल के हिसाब से देखें तो 10% इसने अच्छा खासा सेल बताया, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 9% लॉस में है, फिलहाल डाउन है सेल इनका। 3 ईयर के हिसाब से 1% और डाउन है, लेकिन इस फाइनेंस में फिर से 2% आ पाया, तो सेल थोड़ा सा बड़ा है, जो इसके लिए अच्छी बात है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से कोई भी अप डाउन नहीं है, 5 ईयर के हिसाब से -2% इनका प्रॉफिट मतलब डाउन था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 5% अप हो चुका है, और इसी TTM 4% अप है। तो पिछले 3 साल से कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट भी होने लगा है, यानी बिजनेस फिर से पटरी पे आने लगा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। स्टॉक प्राइस CAGR यानी स्टॉक की सब परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 15% निगेटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 27% निगेटिव है, 3 ईयर के हिसाब से जरूर 35% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, फिर 1 ईयर के हिसाब से 23% डाउन है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से आपको यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट में कुछ आंकड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। साथ में आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इसके स्टॉक की प्राइस तो वैसे भी अगर साल भर से देखें तो इसमें कोई बड़ी अप डाउन आपको देखने को नहीं मिली होगी, एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से इसको कोई राहत मिले तो ये 100 को टच करने की संभावना रखता है, लेकिन अगर कुछ निगेटिव बातें बनी तो ये 1 से नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बड़ा दाव बिल्कुल न लगाए, ये पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में खेलने वाला स्टॉक है, और आने वाले समय हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डूब भी जाए। तो सिर्फ ऐसे स्टॉक में उतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आप गम ना हो। एक तरह से ये देखना चाहिए आपको कि स्टॉक मार्केट में लोग लॉटरी का टिकट समझ के भी खरीदारी करते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, ये उसी कैटेगरी का है जिसमें आप एक लॉटरी का टिकट समझ के ही खरीदारी कर सकते हैं। लग जाएगा तो जैकपॉट लगेगा, वरना लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, उतना ही दाव लगाए। बाकी मैं इसको अवॉइड करने को लिए कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।